खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। पर हुण जदों दूजी लहर चल रही है तां जेकर लोकां ने अपना ध्यान ना रखिया तां महामारी देश दे विच लंबे समय तक चलेगी। पर जिम्मेवार व्यवहार केड़ा है? बहुत आसान है, मास्क लगाओ। जदों घरों निकलण लगो हमेशा मास्क लगा के निकलो। हुण दूरा मास्क लगाउण दी सलाह भी दित्ती जांदी है। दूरा मास्क वायरस दे विरुद्ध एक मजबूत रुकावट दा काम करदा है। जदों बाहर हुंदे हो तां बाकियां नालों 6 फुट दी दूरी बना के रखो। खुद नूं अते बाकियां नूं सुरक्षित रखो। भीड़ भाड़ वालियां ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ, ਗੈਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों पर नोवावैक्स वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना बना रही है और आपको बता दें कि अगले महीने यानी जुलाई से बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है। हालांकि बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल में जाने वाली देश की ये पहली कोई वैक्सीन नहीं होगी। इससे पहले भी 3 और वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल किया जा चुका है। तो नोवावैक्स वैक्सीन बच्चों पर ट्रायल में जाने वाली देश की चौथी वैक्सीन होगी। सीरम को उम्मीद है कि सितंबर तक वो देश में नोवावैक्स वैक्सीन को कोवावैक्स के नाम से लॉन्च करने में सफल हो जाएगी। देश में सीरम इंस्टीट्यूट से पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण चल रहा है। भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है और साथ ही बच्चों पर टीके का परीक्षण चल रहा है। अब सीरम की वैक्सीन को भी इस लिस्ट में जोड़ दिया गया है। नोवावैक्स अमेरिकी कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन नोवावैक्स बनाई है। भारत में नोवावैक्स की साझेदारी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है जो कि कोरोना वैक्सीन को कोवावैक्स के नाम से उपलब्ध करा रही है। सीरम कोविशील्ड वैक्सीन का पहले से ही निर्माण कर रही है। कोविशील्ड का भारत समेत दुनिया के कई देशों में प्रयोग हो रहा है।
केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना के खिलाफ नोवावैक्स वैक्सीन की प्रभावशीलता के आंकड़े उत्साहवर्धक हैं और इसके ट्रायल भारत में लास्ट फेज में है। नीति आयोग ने भी नोवावैक्स के सुरक्षित और प्रभावी होने की बात कही है। हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता इस समय दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जो बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल होना है नोवावैक्स वैक्सीन का, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सफल हो जाता है तो देश के लिए कामयाबी होगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा, बात करी है। जिस तरीके से बात करें नोवावैक्स की, तो नोवावैक्स की जो वैक्सीन है वो अब लास्ट स्टेज पे है और लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है कि जून जुलाई के महीने से ही इसकी ट्रायल जो है वो बच्चों पर की जाएगी और कहीं ना कहीं सितंबर में अगर ये सक्सेस होती है तो सितंबर में इसकी लॉन्चिंग भी की जाएगी, मगर कोवैक्स के नाम से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से और वैक्सीनों की, तो भारतीय बायोटेक की जो वैक्सीन है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों पर ट्रायल कर रही है। नेजल भी आ चुका है और नेजल की भी ट्रायल चल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं अगर बात करें विदेशी वैक्सीनों की, तो विदेशी वैक्सीन के अंदर जिस तरीके से नोवावैक्स कदम रख रही है तो साथ जाहिर है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ही इसकी शुरुआत की जाएगी और जिस तरीके से सफल भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक बताई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं वैक्सीन जो है बच्चों पर प्रभावशाली होगी और कहीं ना कहीं बच्चों को बचाने में काफी मदद करेगी। जी, सितंबर तक बात कही जा रही है कि इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब तक हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली वैक्सीन है जिसका बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। अब से पहले भी 3 वैक्सीन का ट्रायल किया जा चुका है। ये चौथी वैक्सीन होगी जिसका बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। उम्मीद तो पूरा देश यही करता है कि सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा तीसरी लहर में बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए बच्चों को इतनी घातक बताया जा रहा है, मगर जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं ये चौथी वैक्सीन होगी जो कहीं ना कहीं नोवावैक्स के नाम से है और इसको बाद में कोवैक्स के नाम से ही लॉन्च किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा हो या फिर भारतीय बायोटेक के द्वारा हो। लगातार कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जारी है और कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब सफल होते हुए नजर आ रही है और लगातार यही कोशिश की जाएगी जो तीसरी लहर है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को बचाया जा सके। जी, तीसरी लहर बहुत ज्यादा घातक होने वाली हो सकती है, क्योंकि उम्मीद ऐसी जताई जा रही है, क्योंकि एक्सपर्ट का भी कहना है, अलग अलग समय एक्सपर्ट की तरफ से बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अक्टूबर तक ये लहर आ सकती है, कुछ कहते हैं कि दिसंबर या फिर जनवरी तक ये लहर आ सकती है। इसलिए चिंता बहुत ज्यादा है तीसरी लहर को लेकर और सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है। उसका कारण सिर्फ यही है कि वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, 18+ लोगों को वैक्सीनेट लगातार किया जा रहा है, लेकिन बच्चों को अभी तक नहीं किया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा डर का माहौल पूरे देश के लोगों में भी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें भी सफलता हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 1 करोड़ का आंकड़ा अचीव करने के लिए कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा, मगर जिस तरीके से पहले दिन की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं 85 लाख के करीब थी और दूसरे दिन की जो थी वो कहीं ना कहीं घटती नजर आई। तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है, मगर अभी भी कोशिश यही की जा रही है तीसरी लहर से पहले ही 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो ट्रायल किया जा रहा है, जो वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं सफल हो, ताकि बच्चों को भी तीसरी लहर से बचाया जा सके। मगर देखना होगा कितनी सफलता हाथ लगती है, क्योंकि जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैक्सीन की जो ट्रायल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जुलाई से स्टार्ट, देखना होगा तो कितनी बड़ी सफलता हाथ लगती है। जी, वैक्सीनेशन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात है, किस तरीके से किस रफ्तार से वैक्सीनेशन वहां पर चल रहा है? बता दें, जिस तरीके से बात करें 18+ वालों के लिए तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जो शुरुआत की गई थी वो योग दिवस की यानी कि 21 जून से उसकी शुरुआत की गई थी, मगर जिस तरीके से पहले दिन के जो यानी कि कह सकते हैं जो सफलता हासिल की थी लगभग 85 लाख से ऊपर की, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए तो उसकी सफलता थी और कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही थी कि आने वाले दिनों के अंदर 1 करोड़ पर डे के हिसाब से वैक्सीन दी जाए। मगर जिस तरीके से दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन के आंकड़े घटे हैं और लगभग 51 लाख के करीब जब जो डोज लगाई जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति जरूर घटी है, मगर कोशिश यही की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर लगभग हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सके। जी,
वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं, उसके अलावा भी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं क्योंकि राजनीति भी इस पर बहुत ज्यादा चरम पर है। हमने कल भी देखा राहुल गांधी किस तरीके से एक श्वेत पत्र जारी करते हैं और श्वेत पत्र के जरिए पूछते हैं, सरकार से ही पूछते हैं कि इंतजाम करिए, आप बेड्स के इंतजाम करिए, आप हॉस्पिटल के इंतजाम करिए, आप ऑक्सीजन के इंतजाम करिए, क्योंकि हमने देखा है पहली और दूसरी लहर में किस तरीके से कमी हुई है, किस तरीके से लोगों की मौत हुई है। उस कमी को देखते हुए इंतजाम करना बेहद जरूरी है, प्री प्लान करना बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दूसरी लहर की और पहली लहर की, तो पहली लहर के समय में कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं थी, अस्पतालों के अंदर इतनी बड़ी सुविधा भी नहीं थी। मगर दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर के अंदर जो कहीं ना कहीं वैक्सीन जरूर उपलब्ध थी, मगर कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से लापरवाही भी देखने को मिली थी, क्योंकि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिली, बेडों की कमी देखने को मिली, और जिसकी वजह से लोग बाग जो है अस्पतालों के बाहर अपना इलाज कराने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते नजर आए। ऑक्सीजन के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती नजर आई, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद भी करते नजर आए। को एक दूसरे की सिलेंडर लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लगभग जो परिजन थे वो भागते हुए नजर आए। मगर जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए जितनी सफलता हासिल होनी चाहिए थी, अस्पतालों के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को पूरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ानी चाहिए, आईसीयू बेड हो या फिर ऑक्सीजन बेड हो या फिर वेंटिलेटर बेड हो या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हो, लगातार कहीं ना कहीं उसमें भी अभी तक रफ्तार होती नजर नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका पूरी जानकारी के लिए। तो रफ्तार जिस तरीके की हो रही है उससे अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आगे के लिए यानी तीसरी लहर के लिए इंतजाम पूरे हो चुके हैं। अगली खबर आपको बता देते हैं जो कि पंजाब से है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जारी टकराव कांग्रेस के नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इन दोनों नेताओं के बीच में कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस हाईकमान ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई और इस समिति के नेताओं से कैप्टन और सिद्धू मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन दोनों अपने रुख के पीछे हटने और एक दूसरे के साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। अभी इलेक्शन बाकी हैं। पंजाब कांग्रेस के इस संकट को देखते हुए अब राहुल और सोनिया गांधी ने दखल देना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने आवास पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला, मंत्री राजकुमार वेरका, चरण सिंह और इनके अलावा विधायक कुलजीत नागरा से अपने आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जो कलह खुलकर सामने आ गई है, अब जो दखल है हाईकमान का देखने को मिल रहा, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, क्योंकि जब तक हाईकमान का दखल नहीं हो जाता है उम्मीद जताई नहीं जा रही कि पंजाब कांग्रेस की जो कलह है वो खत्म हो पाएगी। पंजाब कांग्रेस की जो कलह है इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा चरम पर आ चुकी है। टकराव जो है दोनों का ही, सीएम का और सिद्धू का जो टकराव है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इलेक्शन में अभी कुछ महीने का वक्त बाकी है, उससे पहले इस तरीके का टकराव जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये टकराव खत्म हो जाए। जगतार सिंह भुल्लर हमारे साथ इस समय सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जगतार जी, जो कांग्रेस की अंतर्कलह पंजाब में निकलकर सामने आ गई है उससे साफ जाहिर है कि हाईकमान की टेंशन बढ़ती जा रही है इलेक्शन से पहले खासकर। बिल्कुल काजल, देखिए करीब काफी समय हो चुका है कि जो पंजाब सरकार के बीच अंतर्कलह चल रही है उनको खत्म करने के लिए लगातार हाईकमान वो कोशिश कर रहा है। 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी, उसके सामने भी कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पेश, उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की ओर से पंजाब के 20 से करीब जो मंत्री और जो विधायक है और एमपी उनके साथ मुलाकात की है कि आखिर क्योंकि समय बिल्कुल 6 महीने बाकी रह गया, हमने अगले चुनाव लड़ने तो कैसे लड़े जा सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि खास करके जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो अलग दड़ा है, जो अलग ग्रुप है, जहाँ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नीति और नीयत को पसंद नहीं करते, वो और नवजोत सिंह सिद्धू, वो आपसी जो मनमुटाव वो अभी तक दूर नहीं हो रहे। कई कांग्रेसी एमएलए और मंत्री महसूस कर रहे अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐसी एटीट्यूड है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव नहीं जीत सकती।
तो आने वाले समय में लगता है कि मंत्रिमंडल में और कांग्रेस पार्टी का जो है पार्टी में काफी बड़े बदलाव होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते तक जो मनमुटाव वो भी दूर हो जाएंगे और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है पंजाब कांग्रेस में। जी जगतार जी, एक चीज और है जो कि समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि कुछ नेताओं की तरफ से लग ऐसा रहा है कि छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कलह है ये सबको पता है। कल ही हरीश रावत का बयान हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छे से बातचीत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। देखिए तो हाईकमान ये कह सकते कि जो कांग्रेस पार्टी की कला है वो उसको कह सकते कि कोशिश करे कि वो छुपी रही, लेकिन वो अब जग जाहिर हो चुकी है। तभी तो हाईकमान की तरफ से मीटिंग की जा चुकी है। एसपी एमएलए के साथ मीटिंग है, 2 दफा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हाईकमान ने मुलाकात की है। तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ये भी महसूस कर सकेगी कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो निश्चित तौर पे, क्योंकि पंजाब में इस बार जो मुकाबला, पहले तो सीधा मुकाबला था, 2 पार्टियों के बीच का मुकाबला होता रहा, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस। लेकिन अब 4th कॉर्नर लड़ाई होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल और बसपा का गठजोड़ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो उसी के मद्देनजर ही कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द कलह को खत्म करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो कलह अभी तक खत्म नहीं हो पा रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जगतार जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कलह को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं की तरफ से छुपाने की तो बात की जाती है, लेकिन छुप नहीं पाती है कलह, जिस तरीके से लगातार निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। कैप्टन और सिद्धू के बीच का जो टकराव है वो परेशानी का सबब हाईकमान के लिए लगातार बनता चला जा रहा है। छुपाने की कोशिश भले ही करें, लेकिन पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में इस समय जो चल रहा है वो जाहिर सी बात है कि छुप नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन होने में ज्यादा वक्त नहीं है। पंजाब विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरह की कलह सामने आना, पार्टी पर सवाल उठना तो है ही, लेकिन इस बार जो मुकाबला है पंजाब में वो कड़ा होने वाला है। जो टक्कर है वो सीधी टक्कर नहीं है, क्योंकि अकाली दल से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और बसपा से कांग्रेस की जो टक्कर है इन सभी पार्टियों से इस बार रहेगी। तो एकजुट होकर लड़ना बहुत जरूरी है। अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तभी सफलता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी पार्टियों से अगर टक्कर करनी है तो एकजुटता बहुत जरूरी है। पार्टी में बिखराव रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एकजुटता दिखाई नहीं दे पाएगी। और वहीं महाराष्ट्र में 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया। राज्य में एक ही दिन में 5,52,909 लोगों का टीकाकरण किया गया है और अब तक का जो उच्चतम स्तर है वो दर्ज किया गया है, यानी अब तक का जो स्तर है सबसे ज्यादा टीके लगे हैं। इससे पहले 26 अप्रैल को एक ही दिन में 5,34,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए उनको बधाई भी दी है। महाराष्ट्र कोरोना निवारक टीकाकरण में देश में अग्रणी है और अब तक 28.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो टीकाकरण का जो स्तर है वो उच्चतम पहुंच चुका है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो स्तर है लगातार बढ़ता रहे, इसी गति से लगातार चलता रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण होता रहेगा तो लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, उतनी ही गति से कोरोना का जो असर है, वो प्रभाव है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक ही दिन में 5,52,000 लोगों का टीकाकरण। मुरारी सिंह संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, इतना बड़ा टीकाकरण होना, उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है, 5,52,000 लोगों का टीकाकरण, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये। जी काजल, गलत नहीं होगा कि काफी सराहनीय कार्य जो है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की तरफ से किया गया है। पिछले 15-20 दिनों में राजेश टोपे महाराष्ट्र के नासिक, नांदेड़, धुलिया, सतारा, औरंगाबाद, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग सहित मुंबई, पनवेल, पाल के अंदर
लगभग उन्होंने 27 दौरे किए थे। इसके पीछे की वजह यही थी कि टीकाकरण अभियान में कहीं कोई दिक्कत न हो, जो टीकाकरण के लिए लोग पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो। इसे लेकर के जो सक्रियता उन्होंने दिखाई थी उसी का नतीजा है कि एक दिन में 5,52,909 लोगों का टीकाकरण किया गया है। अगर वैक्सीनेशन रहा और इसी तरीके से वैक्सीनेशन चला तो बहुत जल्द ही महाराष्ट्र जो है वैक्सीनेशन से पूरी तरह से आपकी बात पूरी करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कठुआ से, जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर सामने आई है। नशा तस्कर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नशा तस्कर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के कठुआ में। कार्रवाई में एक तस्कर मारा गया है। कार्रवाई में एक तस्कर को मार गिराया गया है। 27 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई है। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के कठुआ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 135 करोड़ रुपए की बताई जा रही है कीमत। जो हेरोइन है उसकी कीमत तकरीबन 135 करोड़ बताई जा रही। कार्रवाई में एक तस्कर मारा गया है। 27 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के कठुआ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तस्कर को मार गिराया है। बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस समय जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, तस्कर को मार गिराया। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही बीएसएफ से पानसर मनियारी इलाका पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार गिराया है और करीब 27 किलो, जो 27 पैकेट में थी, 1-1 किलो के पैकेट थे, उनमें हेरोइन थी और उसको उस खेप को भी पकड़ा है। अब पाकिस्तान की तरफ से नशे की खेप जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजी जा रही है और उसका इलाका जम्मू चुना है उसने और लगातार पहले तो आतंकवाद को, आतंकियों को भेजता रहा है, हथियार भेजता रहा है और अब नशे की खेप जो है वो भेजी जा रही है। हालांकि सख्त जवानों ने बीएसएफ ने जो है 27 पैकेट हेरोइन जो है वो बरामद की है और एक घुसपैठियों को डेथ कर दिया है। मारने से पहले, इस कार्रवाई से पहले क्या हुआ था? क्या मुठभेड़ हुई थी या फिर कोई बातचीत हुई या फिर कोई खुलासे तस्कर से हो पाए थे? जी देखिए, बीएसएफ इसके ऊपर खुलासा थोड़ी देर में करेगी, लेकिन जो हमें खबरें मिल पाई हैं उसके मुताबिक घुसपैठिया जो था वो भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गया था और हेरोइन के साथ था। हालांकि उसको
रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका था। उसके बाद जब बीएसएफ के सर्च जवान पहले से ही उसको देख रहे थे और उसके बाद उसको गोली मारी गई और उसके पास से हेरोइन जो है वो बरामद की गई है। जी, 135 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। इतनी बड़ी कीमत में हेरोइन लेकर आना, ये बहुत बड़े तार इससे जुड़े हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की बात करें या फिर किसी अन्य देश की, सिर्फ पाकिस्तान का नाम सामने आया या फिर किसी अन्य देश का भी? जी देखिए, खेप पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी और पाकिस्तान का ही नाम इसमें आएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी कहा जाए पुंछ के रास्ते से या फिर राजौरी के साथ जो लगते बॉर्डर है, एलओसी का इलाका है, वहां से नशे की खेप भेजता रहा है और अब उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चुना है और यहाँ से पहले भी ड्रोन के जरिए जो है वो चेकिंग करता है कि कौन सा इलाका सेफ है और उसके बाद ही हथियार भी इसी इलाके में। बहुत शुक्र रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां बीएसएफ ने एक तस्कर को मार गिराया है। और अब खबर पर वापस आते हैं। हमारे साथ मुरारी संवाददाता इस समय लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया गया है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जो रिकॉर्ड है बरकरार रहेगा, यूं ही चलता रहेगा? देखिए काजल, ये कहना गलत नहीं है कि इस उम्मीद को कायम रखने के लिए उद्धव सरकार ने जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी है। आने वाले समय में अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन रहेगा तो इससे जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका जिस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर वैक्सीनेशन मुहिम को आगे बढ़ा रही है, ऐसे में अगर वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो जो आंकड़ा 5,52,909 हुआ है, ये आंकड़ा 6 लाख तक भी पहुंच सकता है। कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग टीका को लेकर सक्रिय है। काजल, टीकाकरण का इतना अच्छा स्तर हो जाना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही बात है। किस तरीके से इस स्तर को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या अस्पतालों में ही टीकाकरण किया जा रहा है या फिर घर घर जाने का जो वैक्सीनेशन अभियान था उस तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि घर घर वाला जो था उसको लेकर तो साजिश का खुलासा भी हुआ था। देखिए, इस पूरे मामले में जो 2-1 खुलासे हुए उसके बाद जो है बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इसकी जवाबदारी लेते हुए सोसाइटी हो या फिर वार्ड वाइज वैक्सीनेशन हो, बृहन मुंबई महानगर पालिका में तैनात डॉक्टर और उनके कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। कैंप लगाया जाएगा सोसाइटियों के अंदर। सबसे जो वैक्सीनेशन की जो इतना ज्यादा रेट बढ़ा है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सौगात तक कह सकते हैं स्तर है। जब 18 वर्षीय लोगों को फ्री वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो स्लम के इलाके से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन पर लोग पहुंचे और यही वजह था कि महाराष्ट्र में एक बार फिर वैक्सीनेशन का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ा है। और जो आने वाले समय में अगर स्थिति इसी तरीके से चलती रही तो बहुत जल्द लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। काजल, हमने सुना राजनीति लगातार होती जा रही है और लगातार हम देखते भी हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर कमी सामने आती है। चाहे ऑक्सीजन की बात हो, पहले भी राजनीति कई बार होती रही है। क्या इस समय महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या इस समय महाराष्ट्र में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है? देखिए काजल, ये तो कह पाना मुश्किल है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर कितनी मात्रा में है, क्योंकि सरकार की तरफ से पिछले दिनों के जैसे वो आंकड़े अब सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 5 लाख का आंकड़ा पार हुआ है, इससे कहना भी गलत नहीं होगा कि वैक्सीन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा पे है। लेकिन जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सोसाइटियों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब ये जो स्थिति है आगे किस तरीके की रहेगी, आगे किस तरीके से वैक्सीनेशन मिलेगा, ये देखना होगा और इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक दिन में 5,52,000 लोगों का टीकाकरण बहुत अच्छा और उच्च रिकॉर्ड है महाराष्ट्र के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
जम्मू कश्मीर की तकदीर को लेकर कल दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी खुद करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं ने दिल्ली आने पर जताई सहमति, लेकिन महबूबा के पाक प्रेम के बाद बिफरे बीजेपी नेता। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का नया पैंतरा आया सामने। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा, हमें कोसने से बाज आए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इस साल 11 सितंबर तक अमेरिकी सेना के वापस चले जाने का है करार, जिस पर टिकी है सबकी नजर। शरद पवार के घर विपक्ष के जुटने पर शुरू हुई सियासी कानाफूसी। रामदास अठावले ने कसा तंज, बोले जितने मोर्चे बना लो, पीएम नरेंद्र मोदी ही रहेंगे नंबर 1। कोई नहीं ऐसा जो कर सके मोदी से सीधा मुकाबला। योगी ने 2022 के एजेंडे पर बनाया रोड मैप। देर रात तक चली मैराथन मीटिंग में 300 पार का दिया नारा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, अच्छा काम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक। एलजेपी में फूट के बाद जेडीयू पर निशाना। पोस्टर में चिराग को बताया गया हीरो। बिहारी फिल्म और बिहारी चक्रव्यूह के नाम से जारी किए गए पोस्टर। नीतीश कुमार को बताया गया है इस फिल्म का निर्देशक। ललन सिंह को कहा गया है मुखबिर। सूरज भान सिंह को बताया विलेन, तो पशुपति पारस को कहा मोहरा। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना। समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही ਇਹ भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबियां नूं पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।